हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज हम आप सभी बच्चों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स माह जनवरी का असाइनमेंट। थोड़ा सा लेट हो गया, 2 दिन कुछ प्रॉब्लम्स थी, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था, इसलिए ये देरी हो गई है। फिर भी मैं बीच में सोच रहा था कि बनाऊं या ना बनाऊं, मगर मैं लगातार बनाते आया हूं अभी तक 4 असाइनमेंट, इसलिए आज भी असाइनमेंट लेकर आया हूं आप सभी बच्चों के लिए पूरा फुल एक्सप्लेन्ड। मैंने बहुत सारे चैनल्स में देखे हैं, जितने लोगों ने असाइनमेंट बनाया है सारे के सारे लोगों ने असाइनमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में बनाया है, और बच्चों को भी यही पसंद आता है क्योंकि आसान है, देखकर कॉपी कर सकते हैं। मगर बेटा याद रखना, कॉपी करेंगे आप तो वो कॉपी ही होगा, आपको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आएगी। ये जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है, हो सकते हैं आपको बोर्ड एग्जाम 2021 में मिल सकते हैं। और पता है सभी को कि सीजी बोर्ड ने बोर्ड एग्जाम के टाइम टेबल भी घोषित कर दिए हैं, तो बोर्ड एग्जाम तो आपके होने हैं, तो इसीलिए आप कॉपी करने में मत जाइए, समझ कर लिखिए सारी चीजों को बहुत अच्छे से। और एक और मैसेज, ये तो असाइनमेंट है ही, यहां मैंने लिख दिया है सिलेबस, जो आपके क्लास 12 के जो सिलेबस है मेन सब्जेक्ट के फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मैंने पहले से अपडेट कर दिया है। जो न्यू सिलेबस आया है, कुछ 30% 40% कोर्स कम करने के बाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब समय कम रह गया है तो मैं चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड कराऊंगा फिजिक्स और मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन। तो ये हमारा होगा बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी अगर आपको करना है तो जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो एक बहुत ही अच्छी चीज होगी, जैसे ही लाइव क्लासेस स्टार्ट हो पाएंगे, क्योंकि मेरे अभी कम से कम 800 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, 200 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं। ये कंप्लीट होते ही मैं आप सभी का लाइव क्लास डेली फिजिक्स का, मैथ्स का स्टार्ट कर दूंगा। ओके बच्चों, तो यही अपील करूंगा आप सभी बच्चों से कि जल्द से जल्द मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाले हैं कि कैसे आप का असाइनमेंट आया है, और एक्सप्लेन करने का रीजन मात्र यही है कि आप सभी को बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन तैयार हो जाए। हो सकता है बोर्ड एग्जाम्स में भी यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, 100% चांस है। और मैं तो बोलता हूं कि मेरा जो अनुमान है, कम से कम 20 to 30% जो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनकर सॉल्व करते जाएंगे। और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सभी बच्चों से अपील करता हूं, अगर 2 दिन में मेरा सब्सक्राइबर काउंट हो गया 1000 तो मैं तुरंत लाइव क्लास आप सभी बच्चों के लिए आपकी पसंद से जो चैप्टर, जो टॉपिक आप बोलोगे वो टॉपिक के साथ स्टार्ट करूंगा। ओके बच्चों, तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे और चलिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे आज की वीडियो में। आज हम आपको करा रहे हैं क्लास 12 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जो असाइनमेंट दिया गया है वो सॉल्यूशन। और ये वीडियो खासकर उन सभी बच्चों के लिए है जिन लोग कोरोना काल के चलते अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, और हमारा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है जिससे हम यहां आर्थिक फायदा उठाएं। ओके, तो चलिए, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर, सबसे पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप उत्पन्न करने के लिए यंग द्विस्लिट प्रयोग का चित्र बनाइए, और प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए बोलता है फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। बहुत बड़ा प्रश्न है, 1 धन 1 धन 2, 4 अंकों का प्रश्न। चलिए सबसे पहले मैं प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण की परिभाषा से स्टार्ट करता हूं। तो देखेंगे बेटा, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण होता क्या है। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण बोलता है कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो न्यूनतम होती है। कुछ स्थानों पर अधिकतम और कुछ स्थानों पर न्यूनतम होती है, और ये प्रकाश की तीव्रताओं में जो अंतर होता है वही घटना कहलाती है व्यतिकरण। और कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उसके अध्यारोपण के कारण कहीं प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कहीं प्रकाश की तीव्रता हो जाती है न्यूनतम। ये घटना को कहते हैं हम प्रकाश का व्यतिकरण। सिंपल शब्दों में लिखना है तो लिख देना, प्रकाश तरंगों की तीव्रता कहीं अधिकतम कहीं न्यूनतम, ये घटना होती है प्रकाश का व्यतिकरण। ओके बच्चों, तो ये हमारा स्टार्ट हो गया। अब व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप उत्पन्न करने के लिए यंग का द्विस्लिट प्रयोग का चित्र बनाएंगे बोलता है। तो चलिए हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं बेटा, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते जाएंगे। सबसे पहला चीज, आप डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। आप एक सोर्स बनाएंगे, ये स्रोत S,
क्या बना बेटा, स्रोत S। फिर इसी के समांतर पैरेलल दो स्लिट्स बनाएंगे, ठीक है, इसी के पैरेलल में आप दो स्लिट्स बनाएंगे बेटा, एक S1 और दूसरी जो स्लिट रहेगी वो दूसरी स्लिट होगी बेटा S2, ठीक है। ये इस तरह से कुछ, ये हमारे पास दो स्लिट्स बन गई। अब इन स्लिटों से कितनी दूरी पर, कैपिटल D दूरी पर यहां कहीं एक पर्दा बना देंगे, पर्दा को नाम दे देंगे बेटा XY। पर्दा को क्या नाम दे दिया आपने, XY, ये बना दिए। अब मैं थोड़ा सा बताते जाता हूं। अगर देखिए स्रोत से प्रकाश सीधे अपने मार्ग में जाती तो प्रकाश पर्दे के मध्य बिंदु पर जाती, मध्य बिंदु को नाम दे देते हैं O, और ये जो बिंदु है जहां वो काट रही है उसको नाम दे देते हैं ओडेस। तो यहां प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, बोलता है बेटा अधिकतम होती है। इस बिंदु पर जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है, ठीक है। वैसे ही हम अभी ये दूरी को भी बता देता हूं। ये दूरी यहां से यहां तक थी स्मॉल डी, कितनी दूरी है बेटा, ये स्मॉल डी है। तो ये आधी दूरियां d/2 हो जाएगी, और S1 से भी प्रकाश निकलेगी, सामने पर्दे पर जाएगी, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब O पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है और O से क्रमशः ऊपर की ओर जाने पर हमको दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें मिलती है। तो मान के चलते हैं O से स्मॉल x डिस्टेंस पर हमको व्यतिकरण, प्रतिरूप या फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ये जो बिंदु है बेटा उसको मैं मान लूंगा यहां P, क्या मान लेता हूं P, इसको मान लेता हूं Q और इसको मान लेता हूं R, ठीक है। और S1 से तरंग निकलेगी, कहां जाएगी, हमको P पर निकालना है तो P पर जाएगी। वैसे ही S2 से तरंग निकलेगी, वो भी कहां जाएगी बेटा, P पर जाएगी, ओके। तो ये डायग्राम हो जाता है हमारा कंप्लीट। बहुत ही सिंपल डायग्राम है। देखिए सबसे पहले मैंने एक सोर्स बना दिया है S, जहां से प्रकाश स्रोत निकलती है, ठीक है। फिर उसी के समांतर दो स्लिटें हैं S1 और S2, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल d, आधी दूरी d/2। फिर कैपिटल D डिस्टेंस पर एक पर्दा है, पर्दे को हमने नाम दिया बेटा XY। पर्दे के मध्य बिंदु को O पर प्रकाश की तीव्रता होती है अधिकतम, क्लियर। ये चीज आप याद रखते जाएंगे ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते जाएंगे कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको मैं स्टेप वाइज सारी चीजें बताऊंगा। S1 से हमने एक लंबवत रेखा खींच दिया Q, S2 से बना दिया R। अब सबसे पहले अगर आपको फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है तो पहला जो चीज है अपने दिमाग में बसा लो बेटा, ठीक है। यहां दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के लिए जो शर्तें होती है वहां बोलता है पथांतर की जरूरत होती है, ठीक है। क्या होता है, दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर λ/2 का समगुणक होता है और अदीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर λ/2 का विषम गुणक होता है। ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है, दीप्त और अदीप्त के लिए। तो जरूरत किसकी, सबसे पहले पथांतर। पथांतर होता क्या है, दो तरंगों के पथों में अंतर, जैसे शब्द वैसे ही आप उसका आंसर खोजिए। पथांतर है क्या, पथों में अंतर। कौन से तरंगों के पथों में अंतर, ये दोनों तरंगों के पथों में अंतर। पहली तरंग S1p, दूसरी तरंग S2p, तो दोनों में अंतर मतलब S2p माइनस S1p, क्लियर बात। तो मैंने बात किया बेटा किसकी, सबसे पहले मैंने बात किया पथांतर की। हमको पथांतर निकालना है। क्या निकालना है हमको, पथांतर। देखते जाएंगे ना, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं आपको। हमको सबसे पहले निकालना है बेटा पथांतर ज्ञात करना है। पथांतर होता क्या है, पथांतर होता है बेटा डेल्टा, ठीक है। ये आप समझ जाएंगे, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। मेरा नंबर नोट करके रखेंगे। मेरा नंबर होता है बेटा 9993198819। चैनल सब्सक्राइब करें। मुझे इस नंबर पर कॉल नहीं करेंगे, मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। अपना नाम, स्कूल का नाम, अपने जिले का नाम, अपने गांव का नाम लिखकर मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ओके बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई। अब सबसे पहले मैंने बताया पथांतर निकालना है। पथांतर डेल्टा क्या होगा, ये होगा बेटा S2p माइनस S1p, ये हमको फाइंड करना है। तो देखो S2p S1p निकालने का तरीका मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको बताता हूं। सबसे पहले आप एक काम करना बेटा, ठीक है। ये भी आधी दूरी d/2 है, ये भी आधी दूरी कितनी बेटा d/2 है। तो सबसे पहले समांतर है ना, इधर d/2 तो इधर भी d/2, इधर d/2। सबसे पहले आप एक काम करना, यहां आपको दो चीजों की जरूरत है। एक बार आप OP निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बेटा आप, सॉरी OP तो है हमारे पास में। एक बार आप PQ निकालना। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, PQ। कहां से स्टार्ट करते हैं हम, PQ से। तो PQ क्या हो जाएगा, OP माइनस OQ, OP माइनस OQ। OP है बेटा X
और OQ है d/2, ये PQ निकल गया। अब जैसे ही PQ निकलेगा आपका, PQ के बाद में एक काम करेंगे आप, क्या काम करेंगे बेटा, PQ निकलेगा तो आप PR निकाल लेना, PR। तो PR क्या निकलेगा, ये हो जाएगा OP, ये इतना डिस्टेंस OP प्लस OR, तो OP प्लस OR, OP है x और OR फिर से है बेटा d/2। डायग्राम में आप देखते चलेंगे, ये दो चीजें निकल गई हमारे पास में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दो त्रिभुज देखना, समकोण त्रिभुज। कैसे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले PQS1, ये समकोण त्रिभुज क्रमांक 1। PQS1 किसकी वैल्यू निकालेंगे आप, कर्ण का मान, मतलब S1P का होल स्क्वायर। S1P का होल स्क्वायर हो जाएगा PQ का होल स्क्वायर प्लस S1Q का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा PQ अभी मैंने निकाल लिया है, x माइनस d/2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपके पास। वैसे ही फिर से आप दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे। दूसरा समकोण त्रिभुज फिर देखो यहां PRS2, तो हम इसको फिर से नाम दे देंगे बेटा समकोण त्रिभुज PRS2 में। ओके, ये समकोण त्रिभुज PRS2 में। यहां भी आप जिसकी हमको जरूरत है वही कर रहे हैं, हमको H2P S1P चाहिए, तो H2P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू H2P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो H2P का होल स्क्वायर फिर से एक बार PR का होल स्क्वायर प्लस H2R पूरे का होल स्क्वायर। तो PR क्या है हमारे पास में, ये है बेटा x प्लस d/2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस ये है कैपिटल D का होल स्क्वायर। ये भी मिल गया हमको। दो समकोण त्रिभुज, ये पहला ये दूसरा, दोनों से हमने एक से S1P निकाल लिया, S से H2P, और इसी के लिए मैंने पहले PQ और PR फाइंड किया था, PQ और PR। ओके बच्चों, अब इसके बाद अब हमारी बारी है पथांतर की। तो पथांतर मालूम है आपको, H2P का होल स्क्वायर जो आया है उसमें माइनस करेंगे बेटा S1P के होल स्क्वायर को, ठीक है। तो ये है बेटा x प्लस d/2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस हो जाएगा x माइनस d/2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। तो ये d स्क्वायर प्लस और माइनस तो यही खत्म हो गया काम उसका। ये बच गया बेटा x स्क्वायर प्लस, मैं इसको भी खोल रहा हूं ना, d स्क्वायर बाई 4 प्लस 2ab 2x इंटू d/2 माइनस x स्क्वायर, चिन्ह के साथ खोल रहा हूं, जहां प्लस होना चाहिए वहां मैं माइनस लिखूंगा। माइनस हो जाएगा ये d स्क्वायर बाई 4, और जो माइनस होना था वो प्लस हो जाएगा बेटा 2 इंटू एक्स इंटू d/2। ये हो गया हमारे पास। ओके, ये हो गया हमारे पास। तो 2 कैंसल, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4, यहां से भी 2 कैंसल, बचा क्या xd और xd, 2xd, क्या बच रहा है 2xd। और ये H2P माइनस S1P, उसको क्या लिखेंगे हम, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से H2P प्लस S1P इंटू H2P माइनस S1P, ये लिख लेंगे बेटा H2P माइनस S1P, H2P माइनस S1P, ये लिख लिया। इक्वल आ रहा है हमारे पास में 2xd। तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए H2P माइनस S1P, ये हमको चाहिए था यहाँ, ठीक है। तो क्या किया हमने, ये पथांतर है बेटा, ये हमको चाहिए था, तो हमने किया पक्षांतर 2xd अपॉन H2P प्लस S1P। यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन लिख रहा हूं, ध्यान समझना, H2P इक्वल S1P बराबर हम लगभग मान लेते हैं कैपिटल D, क्योंकि यही दूरियां हैं, हम इसको कितना मान लेंगे बेटा D, यहां लिख लेना लगभग मानते हैं, ठीक है। तो अब ये पथांतर डेल्टा इज इक्वल टू 2xd कैपिटल D प्लस कैपिटल D, 2xd इज इक्वल टू 2d इज इक्वल टू xd अपॉन कैपिटल D, ये डेल्टा की वैल्यू xd अपॉन कैपिटल D। ये हमारा पहला स्टेप हुआ खत्म। ये आपको समझना है, बहुत ही सिंपल था, हमको केवल निकालना था बेटा पथांतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा प्रश्न है, ठीक है। मैंने बता दिया आपको पथांतर कैसे निकालेंगे। पथांतर के लिए आपको H2P माइनस S1P चाहिए, पहले PQ निकालना, फिर PR निकालेंगे, फिर
दोनों समकोण त्रिभुज में कर्ण निकालेंगे H2P और S1P, H2P से S1P को माइनस कर देंगे, आपका फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू XD अपॉन कैपिटल D। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो, देखते जाएंगे ना, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं आप सभी बच्चों को समझाने का, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। ये पथांतर आ गया तो बोलता है सबसे पहले दीप्त फ्रिंजों के लिए, ठीक है। अब मैं दीप्त फ्रिंजों की बात यहां नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं, दीप्त फ्रिंज बता देता हूं। दीप्त फ्रिंजों के लिए क्या होता है, बोलता है जो पथांतर होता है λ/2 का सम गुणक होता है, ठीक है। क्योंकि दीप्त फ्रिंज की मुझे जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मुझे निकालना है यहां दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, तो उसके लिए मुझे अदीप्त फ्रिंजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहां सीधे लिख देता हूं बेटा अदीप्त फ्रिंज। अदीप्त फ्रिंज क्या बोलता है, अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर जो होता है, ठीक है, पथांतर मतलब क्या चीज बेटा, डेल्टा जो होता है वो λ/2 का होता है, बोलता है बेटा विषम गुणक। λ/2 का क्या होता है, विषम गुणक होता है। तो चलिए हम लिखते हैं बेटा λ/2 का क्या लिखेंगे, हम विषम गुणक लिखेंगे, ठीक है। λ/2 का विषम गुणक होता है। तो यहां मैं लेता हूं पथांतर क्या है, XD अपॉन कैपिटल D, XD अपॉन कैपिटल D, ये पथांतर किसका, λ/2 का विषम गुणक 2n-1। ये यहां से आप निकाल लेंगे बेटा x इज इक्वल टू हो जाएगा λ/2, ठीक है, x इज इक्वल टू, ये इधर ट्रांसफर कर देना बेटा, 2n-1 को पहले लिख लेता हूं, फिर लैम्डा, फिर कैपिटल D, तिर्यक गुना होकर नीचे आ जाएगा बेटा स्मॉल d। ये आ गया दूरी किसकी, जो मध्य बिंदु था, किसकी दूरी आई बेटा, जो मध्य बिंदु है वहां से बिंदु P की दूरी, वहां से किसकी दूरी आ गई, बिंदु P की दूरी आ गई, ठीक है, x। ये होता किसके लिए है, ये nवे फ्रिंज के लिए होता है, किसके लिए है, ये nवे फ्रिंज के लिए। हम इसका एक आगे वाला फ्रिंज ले लेते हैं बेटा, xn ले लिए हैं तो एक और ले लेंगे xn-1 के लिए ले लेते हैं, xn-1 के लिए। तो ये देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, 2n की जगह आ जाएगा n-1 -1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, x n-1, क्योंकि फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है वो दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी के बराबर होती है, इसलिए मैंने xn लिया बेटा। अब xn-1 ले रहा हूं, तो xn-1 कैसे लेंगे, देखिए xn-1 बहुत ही सिंपल है, हम 2n-2 माइनस क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में यहां 1, 2n-2, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूले में आ जाएगा 2n-1, ठीक है, -1, ये हमारे पास फॉर्मूले में आ जाएगा। देखते जाना ना, बहुत ही सिंपल है, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूले में, इनटू लैम्डा D अपॉन स्मॉल d। तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में, ये हो जाएगा xn-1 इज इक्वल टू 2n-3, 2n- क्या हो गया बेटा 3 लैम्डा D अपॉन स्मॉल d। ओके, तो ये एक हो गया। अब फ्रिंज की चौड़ाई, मैंने बताया फ्रिंज की चौड़ाई बीटा, कौन सी फ्रिंज की चौड़ाई निकलेगी, ये अदीप्त के लिए निकाले तो हमारे पास ये क्या आएगा बेटा, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आएगा, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दो क्रमशः अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, क्योंकि जो दीप्त फ्रिंज रहेगा वो दो अदीप्त के बीच में आएगा। ओके, तो बीटा इज इक्वल टू, देखते जाएंगे ना, बहुत ही सिंपल है, बीटा इज इक्वल टू xn माइनस कर देंगे बेटा xn-1, क्या कर देंगे हम, xn- क्या कर देंगे, xn-1 कर देंगे, तो बीटा इज इक्वल टू xn क्या है हमारे पास में, ये है 2n-1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस ये है 2n-3 लैम्डा D अपॉन स्मॉल d, ठीक है। तो बीटा जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकालिए, लैम्डा D अपॉन D, 2n-1 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, 2n माइनस होगा +3, ठीक है। तो ये 2n और ये 2n क्या हो गया यहां कैंसल, और 3 में 1 जो बच रहा है हमारे पास में, ठीक है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते जाएंगे कि क्या चीज हमारे पास बच रहा है बेटा, ठीक है, जो 3 में 1 हमारे पास बच रहा है। ओके, यहां एक चीज हम भूल गए थे बेटा, λ/2, ये 2 भूल गए थे ना, यही मैं सोच रहा था, ये 2 आएगा बेटा, इसको ध्यान रखे रहना, 2 आएगा ना, ये 2 हम भूल गए थे, उसको मैं लिख देता हूं यहां, 2d आएगा, ये 2d आएगा,
तो बीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बेटा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d इंटू 3 - 1 कितना बच गया बेटा 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और फ्रिंज की चौड़ाई जो बीटा है वो आ जाएगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 1 मिनट, ये स्मॉल डी, ठीक है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये आ गया फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। तो आप इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। यहां हमको केवल दीप्त पूछा है, अगर हमको अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बोलता तो ये मैं पथांतर λ/2 का समगुणक करता किसके लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए। वहां भी ऐसी दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों की दूरियां निकालता, उनके बीच में एक अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आ जाती। ओके बच्चों, तो ध्यान पूर्वक करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। तो चलिए चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है कि बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय अभिगृहित का कथन लिखना है हमको, साथ ही साथ डी ब्रॉगली द्वारा प्रदत्त स्पष्टीकरण की व्याख्या करना है और बोर मॉडल की दो सीमाएं भी लिखना है। तो बोर के क्वांटीकरण का द्वितीय अभिगृहित होता क्या है ये पहले सुनिएगा। बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय अभिगृहित के अनुसार बोलता है स्थायी कक्षाएं वे कक्षाएं होती जहां किसी परमाणु का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। मतलब ये हुआ बेटा कि जो कोणीय संवेग है वो क्वांटीकृत संख्या होती है। क्या होती है, क्वांटीकृत संख्या होती है, पूर्ण गुणज होती है बोलता है, जहां h क्या है बोलता है, प्लांक नियतांक है बोलता है। h क्या चीज है, प्लांक नियतांक है। यहां हम लिख सकते हैं, हमको लिखना क्या है, यहां कोणीय संवेग के बारे में लिखना है। तो कोणीय संवेग होता क्या है आपको मालूम होना चाहिए बेटा। कोणीय संवेग सबसे पहले हम देखते हैं कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग L = mv/r, अगर वो r त्रिज्या की क्या होती है, वृत्तीय पथ पर परिक्रमा करती है, तो L = आ जाता है बेटा हमारे पास mv/r। ये होता क्या है, किसका पूर्ण गुणज होता है बोलता है h/2π का। तो यहां हम लिखेंगे nh/2π, ठीक है, जहां आप बता सकते हैं कि n एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया बेटा क्या चीज, बोर के क्वांटीकरण का द्वितीय अभिगृहित। अब क्या बोलता है, डी ब्रॉगली द्वारा स्पष्टीकरण, इसको सिद्ध करके बताना है हमको। कौन से नियम से, हमको डी ब्रॉगली के नियम द्वारा ये हमको क्या करना है बेटा, प्रूव करके बताना है, ठीक है। तो बोलता है डी ब्रॉगली ने बोर के द्वितीय अभिगृहित को सिद्ध किया। डी ब्रॉगली के अनुसार प्रत्येक द्रव्य कण के साथ एक तरंग संबद्ध होती है। ये डी ब्रॉगली ने बताया था। उन्होंने वृत्ताकार कक्षा में कण तरंग की किसी डोरी में गतिमान तरंगों द्वारा अनुनायी अवस्था में अप्रगामी तरंगों की गति के अनुरूप बताया बोलता है। जैसे डोरी में गति होती है उसी का अनुरूप उन्होंने तरंगों की गति को बताया था, इलेक्ट्रॉन कण की गति को बताया था। अर्थात इलेक्ट्रॉन कण तरंग की वृत्ताकार कक्षा में चली गई दूरी उस कक्षा से संबंधित तरंग दैर्ध्य की क्या होती है बेटा, तुल्य होती है। ये तो हम मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे बेटा, हम यहां लेके चलेंगे अर्थात, ठीक है, अर्थात माना एनवी कक्षा के की जगह की त्रिज्या क्या चीज है मान लेते हैं, आर एन हो, तो आर एन हो तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो कक्षा होती है बोलता है, तो उसकी परिधि कितनी हो जाएगी, 2π rn किसके बराबर हो जाएगी बेटा, ये लैम्डा के बराबर हो जाएगी। 2π rn किसके बराबर हो जाएगी, लैम्डा के बराबर हो जाएगी। तो हम nवीं कक्षा के लिए निकाल रहे हैं तो इसको क्या लिख लेंगे बेटा, हम n लैम्डा लिख लेंगे। जबकि हमको मालूम है लैम्डा = होता है बेटा h/p। लैम्डा = क्या होता है, डी ब्रॉगली के तरंग दैर्ध्य क्या होता है, लैम्डा = h/p होता है। तो ये हम वैल्यू पुट करेंगे h/p, p की जगह क्या रखेंगे बेटा, mvn। nवे कण का क्या हो जाएगा, ये वेग हो जाएगा। कौन से कण के लिए वेग हो जाएगा बेटा, nवे कण के लिए वेग हो जाएगा। ओके, तो देखिए हमारे पास में दो समीकरण है, ये समीकरण नंबर 1 है बेटा, ये समीकरण नंबर क्या है बेटा, 2 है। तो मैं वैल्यू पुट करता हूं समीकरण 1 में लैम्डा की 2π rn = nh/ हो जाएगा बेटा mvn। समझ में आ रही बात, 2π rn, nh/ क्या आ गया हमारे पास, mvn। थोड़ा सा देखेंगे, हमने जो लिखा था, हमने लिखा था mvr, ठीक है, या मैं nवे कण के लिए इसको n बना लेता हूं, बस इसी रूप में हमको लेकर आना है। mvn को हम किधर, इधर ऊपर की ओर लेकर आ जाएंगे बेटा, ये हो जाएगा mvnr या rn, जैसे भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है।
तो ये Rn, ये Rn लिख लेना था यहाँ हमको, Vn ये Rn और ये हो गया बेटा NH/2 पाई। ये सिद्ध हो गया क्योंकि ये क्या चीज होता है, ये कोणीय संवेग होता है। Ln इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में NH/2 पाई। बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए कोणीय संवेग L इजिकल टू MVN Rn होता है NH/2 पाई। हमने क्या किया, माना NV कक्षा की त्रिज्या Rn है, तो क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या किसके बोलता है, चली गई दूरी या तरंग दैर्ध्य के तुल्य होती है, तो 2 पाई Rn इजिकल टू n लैम्डा हो गया बेटा। लैम्डा इजिकल टू H/P हो गया, P मालूम है द्रव्यमान गुना क्या होता है, वेग होता है, संवेग MVN लिख लिए। ठीक है, समीकरण 1 में हमने लैम्डा की वैल्यू पुट कर दिया, ये हमारे पास में सिद्ध हो गया। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे बताते जा रहा हूं उसी के हिसाब से आप लिखते जाएंगे। बोर मॉडल की सीमाएं, तो बोहर के इस मॉडल के आधार पर जीवन प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती, ये उसके लिमिटेशन में आता है। यह मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए सत्य है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, सोडियम है, लिथियम है, ये 2 लिखना काफी है। ओके बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं बेटा तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न में 2 क्वेश्चन दिए गए हमको। पहले बोलता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों को लिखिए। ठीक है, तो प्रश्न 3 का प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, ठीक है, ये पूछा गया है। और सेकंड में है उस परिघटना का नाम लिखिए जो प्रकाश की कणी प्रकृति को दर्शाता है। तो मैं सबसे पहले सेकंड का आंसर आप सभी बच्चों को दे देता हूं। वो घटना जो कणी प्रकृति को दर्शाता है वो कहलाता है बेटा प्रकाश विद्युत प्रभाव। चाहे तो आप एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं, यहां मैंने पूरी परिभाषा आपको बता दिया है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सुनिएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। जब बोलता है किसी धातु की प्लेट पर उचित आवृत्ति के प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, उचित आवृत्ति के प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा। हम अब आ जाते हैं बेटा प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम पर कि होता क्या है नियम। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम 4 नियम है मुख्य रूप से। सबसे पहला नियम बोलता है बेटा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तभी संभव है जब किसी धातु के प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम ना हो। ठीक है, जो आवृत्ति होती है उसको देहली आवृत्ति से कम नहीं होना चाहिए। तो बात आती है कि देहली आवृत्ति क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में। तो देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो। अगर इससे कम आवृत्ति होगी तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है, और यही हमारा होता है बेटा पहला नियम। दूसरे नियम की बात करें तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग मतलब क्या, गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों का वेग, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं। तीसरा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर नहीं। तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, याद रखना। इलेक्ट्रॉनों का वेग की बात की जाएगी तो वो वेग किस पर निर्भर करता है बेटा, वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो तीव्रता पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर नहीं। और चौथा पॉइंट है प्रकाश की आपतित होती है धातु पृष्ठ से, तत्काल इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, कोई समय पश्चाता नहीं होती, बोलता टाइम लगेंगे नहीं, जैसे ही लाइट जाएगी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगेंगे। ठीक है, कोई समय अंतराल नहीं रहता। तो ये हमारा हो गया प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट। हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो चलिए तैयार हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 के साथ में। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए क्या बोलता है, प्रकाश को प्रकाश से मिलाने पर, यहां भी 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं, प्रकाश को प्रकाश से मिलाने पर अंधकार उत्पन्न हो सकता है, इस परिघटना का नाम लिखना है तथा स्पष्ट कीजिए बोलता है। तो ये जो परिघटना होती है बेटा, प्रकाश को प्रकाश से मिलाने पर क्या होता है, बोलता है अंधकार उत्पन्न होता है, इस परिघटना का नाम होता है विनाशी व्यतिकरण। क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण। और विनाशी व्यतिकरण के लिए यह शब्द इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि विनाशी व्यतिकरण में बोलते हैं जब 2 तरंगे किसी बिंदु पर कैसी होती है, विपरीत कला में मिलती है, तो उस बिंदु पर जो तीव्रता होती है उसका मान न्यूनतम हो जाता है, अर्थात शून्य तीव्रता बिंदु प्राप्त होता है। अतः इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। और इसी कथन को बोला जाता है कि प्रकाश को प्रकाश से मिलाने पर अंधकार उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, क्यों ऐसा बोला गया है, इसका रीजन मात्र यही है कि जो विनाशी व्यतिकरण होता है वहां एक जो तरंग रहती है उसकी श्रृंग पर दूसरे तरंग की गर्त पड़ती है, या बोल सकते हैं जहां दूसरे तरंग का गर्त है वहां पहले तरंग का श्रृंग पड़ रहा है, और पहले का जहां गर्त पड़ेगा वहां दूसरे का श्रृंग पड़ता है। तो ये
एक अधिकतम और एक न्यूनतम क्या हो जाता है, जो तीव्रता होती है वो न्यूनतम हो जाती है, जीरो हो जाता है, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कर देते हैं खत्म। इसलिए हम प्रकाश के व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण के लिए बोलते हैं कि प्रकाश को प्रकाश से मिलाने पर अंधकार उत्पन्न हो सकता है। इस परिघटना को हम विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। ठीक है, तो परिभाषा लिख देना और समझा देना, हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4ब में तरंगाग्र किसे कहते हैं? तो तरंगाग्र की परिभाषा, माध्यम का वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण एक ही कला में कंपन कर रहे होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, माध्यम का ऐसा पृष्ठ जिसमें सभी जो कण होते हैं एक ही कला में कंपन करते रहते हैं उसे तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, समांग माध्यम में किसी तरंग का तरंगाग्र तरंग के संचरण की दिशा में कैसा होता है, बोलता है लंबवत होता है। तरंग संचरण की दिशा के क्या होता है बेटा, लंबवत होता है। और यहां हमको हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की क्या करना है, व्याख्या करना है। तो प्रकाश के अपवर्तन आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। क्या होता है, स्नेल का नियम, या बोल सकते हैं दो नियम होते हैं बेटा अपवर्तन में। पहला होता है आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम। और दूसरा नियम होता है स्नेल का नियम, जहां म्यू जो रहता है वो साइन आई अपॉन साइन आर के क्या होता है, बराबर होता है। तो इन दोनों को हमको यहां प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए मैं एक डायग्राम के जरिए आपको एक्सप्लेन करता हूं, बहुत शॉर्ट में करूंगा। ठीक है, ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लेना चाहता मैं। देखो यहां ए बी डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है बेटा, क्या चीज दिखाई दे रहा है आपको, ए बी। ए बी जो है वो एक तरंगाग्र है। ठीक है, ए बी क्या चीज है बेटा, तरंगाग्र। तो ए बी कैसे आई होगी, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे, ये ऐसे यहां से आया होगा, ये ए रहा होगा, ये क्या रहा होगा बेटा, बी रहा होगा। ठीक है, ए बी। ठीक है, तो अब सोचिए ए बी धीरे 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 करके नीचे आएगा, तो ए बी का कौन सा सिरा सबसे पहले, ये अपवर्तक पृष्ठ है, इसको भी मैं कुछ नाम दे देता हूं। अपवर्तक पृष्ठ को मैं एक्स वाई नाम दे देता हूं। क्या नाम दे देता हूं बेटा, एक्स वाई। तो ए बी तरंग जब धीरे धीरे नीचे की ओर आएगी तो कौन सा सिरा पहले टच होगा, अपवर्तक पृष्ठ पर, जहां प्रकाश के अपवर्तन की घटना हो रही है। क्योंकि यहां हमारे पास में दो माध्यम है बेटा, ये माध्यम एक है, माध्यम एक, और ये है हमारे पास में माध्यम दो। माध्यम एक और माध्यम दो, दो माध्यम है, बीच में एक अपवर्तक पृष्ठ है। तो कौन सा सिरा सबसे पहले टच होगा, ए, फिर धीरे धीरे आकर बी, पूरा का पूरा अपवर्तक पृष्ठ पर क्या हो जाएगा बेटा, टच करेगा। ठीक है, ये तो ए पर एक अभिलंब खींच लिए बेटा। अभिलंब को आप कुछ भी नाम दे देना, इसको जैसे मैं नाम दे देता हूं बेटा एन एंड दिस, अभिलंब खींच दिए तो पहले आएगा ए। तो ये जो कोण बनेगा बेटा अभिलंब और आपतित किरण, आपतित किरण क्या हो गई हमारे पास में, इसको हम यहां से मैं कुछ और नाम दे देता हूं बेटा, इसको ओ नाम दे देता हूं, इसको हटा देता हूं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, ये आपको बताने के लिए मैंने बताया था। आपतित किरण मान लीजिए ओ है, तो ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण आई। अभिलंब ये अपवर्तित किरण है, तो ये अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा बेटा, आर। ठीक है, ये हमारे पास अपवर्तन कोण आर हो गया। तो देखेंगे, ध्यान से समझते जाएंगे ना। ये कोण आई है बेटा, तो ये लंबवत है, तो ये बचा हुआ कोण जो रहेगा, ठीक है, ये बचा हुआ जो कोण रहेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास में ये जो बचा हुआ कोण है वो हो जाएगा 90 माइनस आई। क्या हो जाएगा ये मेरे पास 90 माइनस आई। अब ये 90 माइनस आई हो रहा है, तो ये कोण, ठीक है, ये कोण भी क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में बचा हुआ कोण, ये 45 डिग्री जहां लिखा हुआ है वो कोण भी क्या हो जाएगा हमारे पास, आपतन कोण आई हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये कोण आर है, ये 90 माइनस आर है, तो ये कोण भी क्या हो गया बेटा, ये कोण भी हमारे पास क्या हो गया, आर हो गया, अपवर्तन कोण। ठीक है, ये डायग्राम में आपको क्लियर हो गया। अब यहां जो चीज हमको सिद्ध करना है, मान के चलिए मैं स्नेल का नियम ही आपको सिद्ध करना के बताना चाहता हूं। तो चलिए मैं स्नेल के नियम के लिए दो समकोण त्रिभुज है हमारे पास। सबसे पहले समकोण त्रिभुज मैं लेके चलता हूं आपको, समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में। ठीक है, क्या निकालेंगे बेटा हम, साइन आई निकालेंगे। साइन आई, ये कोण आई दिखाई दे रहा है, ये कोण आई है, तो साइन आई निकालेंगे। तो लंब बटा कर्ण होता है बेटा, तो लंब क्या हो जाएगा, कोण के सामने की भुजा लंब बीसी, कर्ण एसी, क्या हो जाएगा हमारे पास में बीसी बटा एसी हो जाएगा, साइन आई। ठीक है, बीसी बटा एसी हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान सुनिएगा, ठीक है, बीसी बटा एसी हो रहा है। ठीक है, हमारे पास किसका मान आ गया बेटा, साइन आई का मान आ जाएगा। ठीक है, बीसी बटा एसी, ये एक आ गया। वैसे ही एक और समकोण त्रिभुज देखो, फिर मैं एक साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं। समकोण त्रिभुज नीचे से एडीसी में, समकोण त्रिभुज एडीसी में मैं यहां साइन आर फाइंड करना चाहता हूं। क्या फाइंड करूंगा बेटा, साइन आर, कोण एसीडी। ठीक है, कोण एसीडी, यहां आर है, तो साइन आर,
फिर लंब बटा कर्ण, लंब क्या हो जाएगा मेरे पास में एडी, और कर्ण फिर से हो जाएगा बेटा एसी। कर्ण क्या हो जाएगा फिर से हमारे पास में एसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइन आर और साइन आई, स्नेल का नियम क्या बोलता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, देखते जाएंगे, साइन आई बीसी अपॉन एसी और ये एडी अपॉन एसी। तो यहां से क्या होगा, एसी एसी कैंसिल हो जाएगा बेटा, फाइनली क्या बचेगा हमारे पास बीसी अपॉन ए डी, बीसी अपॉन क्या बचा बेटा ए डी। ठीक है, अब देखो ये तरंग बी सीधे अपने मार्ग में आएगी, कहां अपवर्तक पृष्ठम कहां टकराएगी बेटा सी से। मान के चलते हैं बी से सी तक आने में, कहां से बी से सी तक आने में तरंग को टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं एक एक करके आपको बताते चलता हूं बेटा तरंग को कितना टाइम लग रहा है। बी से सी तक आने में तरंग को मान के चलते हैं टाइम कितना लग रहा है बेटा t1 लग रहा है। ठीक है, और वो एक समान चाल से चलती है, तो वेग क्या है बेटा उसके लिए, वेग क्या है मान के चलते हैं v है, या वेग कितना है v1 है, और टाइम को हम t ही ले लेते हैं। ठीक है, टाइम को क्या ले लेते हैं t, v1 t। तो b से c दूरी बराबर क्या होगा हमारे पास में, दूरी बराबर bc हमको फाइंड करनी है, म्यू इज इक्वल टू, देखते जाएंगे आप लोग। ठीक है, ये t1 v1 हो गया। वैसे ही a से d आएगा बेटा तरंग, तो यहां जो टाइम लगेगा वो t होगा, और वेग जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा v2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझिए, तरंग जितने समय में b से c पहुंचेगा उतने में ही a जो है आगे बढ़कर कहां पहुंच जाएगा बेटा, अपवर्तित होकर d पर पहुंच जाएगा। तो bc में समय t लगा, वेग v1 गया। a से d में कितना समय लग रहा है, यहां भी t समय लग रहा है, मगर वेग v2 है, क्योंकि माध्यम अलग अलग है। पहला एक माध्यम है, दूसरा माध्यम है, तो दोनों पर प्रकाश की चाल अलग होगी, समय एक समान हो सकता है। तो यहां से bc और यहां से ad यही हमारे पास में आया है, हमको ये दोनों निकालना है। तो म्यू इज इक्वल टू bc अपॉन ad। bc दूरी बराबर क्या होता है, वेग गुना समय, तो वेग v1 समय t, ad वेग v2 समय t और t कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा v1 अपॉन v2। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बेटा, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो ये म्यू की जगह क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 म्यू 2, ये हो जाएगा v1 अपॉन v2। इस तरीके से प्रकाश के अपवर्तन का नियम सिद्ध हो जाता है, यही बोलता है प्रकाश का अपवर्तन नियम। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बाद में तो मैं इसका और वीडियो बनाऊंगा पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ये चीज याद रखना, इतना सिंपल क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, और सबसे सरल तरीके से शायद तक मैं ही आपको समझाया हूं यहां। ठीक है, समझते जाएंगे। तरंग है, तरंग इस तरह से चल रही है, पहले ए आया, फिर बी ऊपर है, मगर ए जब डी पर पहुंच जाएगा तब बी कहां पहुंच जाएगा बेटा सी पर। तो बी को सी तक पहुंचने के लिए समय टी लगा, वेग v1 पहले माध्यम में, और ए को डी तक पहुंचने के लिए समय टी, वेग v2। ठीक है, और कोनों को बेटा ये आपतित किरण और अभिलंब के मध्य आपतन कोण आई, ये कोण आई, तो ये बचा हुआ लंबवत है तो 90 माइनस आई हो गया। तो ये बचा हुआ, ये फिर से लंब है, तो ये बचा हुआ फिर से आई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी एक लंब है इसलिए ये आई हो गया। वैसे ही बेटा ये अपवर्तन कोण आर, तो ये बचा हुआ 90 माइनस आर। ठीक है, ये 90 माइनस आर, ये 90, तो ये कितना होगा बेटा आर होगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, कहां, हमारे प्रश्न क्रमांक 5 में। ओके बच्चों, तो चलिए हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 5 में। प्रश्न क्रमांक 5 भी 2 प्रश्न है, और प्रश्न क्रमांक 5 दिया है, एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा कण तथा एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा कैसी बोलता है बेटा, समान है। ठीक है, और हमको निकालना क्या बोलता है, किस कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होगी। मतलब गतिज ऊर्जाओं को बोल दिया है समान, और हमको पूछ रहा है कि तरंगदैर्ध्य के बारे में। तो सबसे पहले जो चीज दिया है वो मैं लिख लेता हूं यहाँ। क्या चीज आपको मालूम है बेटा, दिया गया है, यहां दिया गया है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी किसकी, अल्फा कण की इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी के से दिखा रहा हूं मैं काइनेटिक एनर्जी को, यहां किसका बोलता है बेटा, एक प्रोटॉन, ये इक्वल है, ये दिया है। ठीक है, ये हमको दे दिया गया है। अब पूछता क्या है, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है बेटा, एच अपॉन पी, या हम पी को लिखते हैं एम वी। ठीक है, अब यहां से मैं देखो थोड़ा सा आपको बेटा वेग के बारे में बता रहा हूं। वेग, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, तो वेग क्या होता है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से हम
वी स्क्वायर इज इक्वल टू निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। हमको क्या निकालना है बेटा, वी स्क्वायर निकालना है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हम यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगी वी स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा बेटा, वेग निकालना है हमको, कहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 2k अपॉन m, या फिर v इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2k अपॉन m, क्या हो जाएगा बेटा 2k अपॉन m। बात अच्छे समझिएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, अल्फा कण की और प्रोटॉन की इक्वल है, लैम्डा का मान होता है h अपॉन p, h अपॉन mv। मैंने यहाँ v निकाल लिया, क्या निकाल लिया बेटा v। अब इसमें रखूंगा समीकरण 1 में, किस में रखूंगा मैं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या आ जाएगा मेरे पास, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा h इंटू एम अंडर रूट 2k अपॉन m। अगर मैं m को अंदर ले जाता हूं तो h अपॉन हो जाएगा बेटा m का स्क्वायर हो जाएगा, एक m कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2mk, ये मेरे पास बचेगा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2mk आ गया। तो यहां से देखो हमारे पास एक फार्मूला आएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा जो है यहां मैं लिख सकता हूं कि लैम्डा जो है वो प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन अंडर रूट m के। मतलब ये हुआ कि अगर m का मान क्या है बेटा, अधिकतम है, तो लैम्डा का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। लैम्डा का मान कैसा होगा बेटा, न्यूनतम होगा। ओके, लैम्डा का मान न्यूनतम होगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं द्रव्यमान की। तो 3 कण दिया हुआ है बेटा, किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, तो अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, फिर होता है बेटा प्रोटॉन और सबसे कम होता है बेटा इलेक्ट्रॉन। तो इस फॉर्मूले से हमको समझ में आ गया कि लैम्डा प्रोपोर्शनल, अगर मैं यहां अंडर रूट m अल्फा रखता हूं तो इसका मान कैसा है बेटा, अधिकतम है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, यहां न्यूनतम हो जाएगा। किसके लिए, अल्फा कण के लिए। किसके लिए बेटा, अल्फा कण के लिए। तो यहां हम बोल सकते हैं कि अल्फा कण का तरंग दैर्ध्य कैसा होगा, न्यूनतम होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 5ब में रिडबर्ग सूत्र का उपयोग करके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी में प्रथम 4 स्पेक्ट्रम में रेखाओं के तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो रिडबर्ग सूत्र है वो मैं लिखता हूं बेटा। रिडबर्ग सूत्र क्या होता है, रिडबर्ग का जो सूत्र होता है, 1 मिनट देखते जाएंगे। रिडबर्ग का सूत्र क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू होता है r 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये हमारे पास में फार्मूला होता है बेटा, ठीक है। अब यहाँ n1 और n2 ये क्या है, ऊर्जा स्तर होते हैं। देखिए कैसा होता है बेटा, ये सबसे पहले ये 1 2 3 4 5, ये n1 प्रथम ऊर्जा स्तर, n2 n3 n4 n5। जो संक्रमण होता है बेटा परमाणु का, वो दूसरे से पहले में, तीसरे से पहले में, चौथे से पहले में और फिर अंतिम से पहले में, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये 4 रेखाएं निकालनी है हमको। क्या निकालना है बोलता है बेटा, हमको 4 रेखाएं, ये 1 2 3 4 का मान निकालना है, ठीक है। तो n1 का मान हमेशा याद रखिएगा, n1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1 होगा हर बार। और यहाँ r क्या चीज है बोलता है, r जो होता है वो होता है बेटा रिडबर्ग नियतांक। r क्या है, रिडबर्ग नियतांक है, ठीक है। इसका मान होता है 913 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 913 एंगस्ट्रॉम। तो चलिए हम ये चारों रेखाओं के लिए हम क्रम से आपको निकाल के बताते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा किसके लिए, प्रथम रेखा के लिए, सबसे पहली रेखा के लिए, प्रथम रेखा के लिए। प्रथम रेखा के लिए क्या हो जाएगा, n1 1 हो जाएगा और n2 जो है वो 2 हो जाएगा। तो देखिए फार्मूला रखेंगे बेटा 1 अपॉन लैम्डा। फार्मूला क्या पुट करेंगे हम, 1 अपॉन लैम्डा। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है, r को रहने दो पहले, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा r इज इक्वल टू 1 ऋण 1/4, मतलब क्या हो गया, ये हो गया r, ये 3/4 मतलब 3r/4। कितना हो गया, 3r/4। ये हमारे पास मान आ गया। अब 3r/4 1 अपॉन लैम्डा है, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू है 3r/4। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3r। कितना हो जाएगा, 4/3r, ये लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये 4/3r लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। अब r की वैल्यू आप
यहां रख देना, ठीक है। आर की वैल्यू आप यहां पुट कर देना बेटा, 4/3 गुना क्या हो जाएगा बेटा, 4 गुना 3/, ठीक है। मैंने रिडबर्ग नीतांक की वैल्यू आपको बता दी बेटा। रिडबर्ग नीतांक ये होता है 1/r, ये क्या होता है बेटा, 1/r होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4/3 इंटू 1/r, 913, ठीक है, 913। और आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, आपके पास मैंने कैलकुलेशन कर लिया बेटा पहले से। यहां आपके पास आंसर आएगा बेटा 1217 एंगस्ट्रॉम। कितना आएगा, 1217 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, ठीक है। वैसे ही आप बाकी 4 रेखाओं के लिए भी निकालना बेटा। ये प्रथम हो गया। जब आप किसकी बात करेंगे बेटा, द्वितीय रेखा के लिए निकालेंगे, ठीक है, द्वितीय रेखा के लिए। तो n1 तो 1 रहेगा, मगर n2 जो है वो हो जाएगा बेटा 3। आप सेम यही प्रोसेस करते जाएंगे। r ये 1 की जगह 1 का स्क्वायर माइनस ये 3 का स्क्वायर इजिकल टू r 1 माइनस 1/9। ये कितना हो जाएगा बेटा, 9 माइनस 1 8 r/9, ठीक है। मतलब 1/λ इजिकल टू 8r/9 हो जाएगा। और लैम्डा इजिकल टू हो जाएगा बेटा 9/8r। फिर से 1/r की वैल्यू 9/8 इंटू 913, ठीक है, 913। यहां जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा 1027 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये वैल्यूज आपको मिलती चलेगी। फिर आप निकालेंगे बेटा किसके लिए, तृतीय रेखा के लिए। यहां भी n1 की वैल्यू 1 रखेंगे, n3 की जो वैल्यू है बेटा वो क्या रखेंगे आप, 4 रखेंगे। n3 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 4 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये इसी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये n3 था, ये क्या आ गया बेटा हमारे पास फॉर्मूले में, यहाँ n4 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास में, n4, ठीक है। ये n4 इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा 4। फिर से हम मान रखेंगे बेटा 1/λ इजिकल टू r 1/1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, r इजिकल टू 1 माइनस 1/16, 1/16, 16 में 1 गया 15, ये हो गया बेटा 15r/16 इजिकल टू 1/λ, ठीक है, इजिकल टू 15r/16 इजिकल टू लैम्डा इजिकल टू बेटा 16/15r। 16 क्या हो गया बेटा 15r। और ये होता है 16/15 गुना 913। कितना हो गया बेटा 913। ये आएगा 974 एंगस्ट्रॉम, 974 एंगस्ट्रॉम। फिर चतुर्थ रेखा के लिए n1 इजिकल टू फिर से 1, ठीक है। और यहां आप n2 की जगह में रखेंगे बेटा 5, n2 की जगह में। यहां भी ये 3 और वो रखने की जगह आप n2 ही रखेंगे, ज्यादा अच्छा है, ठीक है, n2 की जगह में 5। अब देखो 1/λ इजिकल टू बेटा r, ये 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर इजिकल टू r 1 माइनस क्या आ जाएगा 25 में 1 घटा देंगे बेटा, 5 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 25। तो 1 ये हो रहा है बेटा 25, ठीक है। 25 मतलब ये हो जाएगा हमारे पास में 24r/25। और ये 1/λ इजिकल टू बेटा 24r/25। 24r क्या आ जाएगा 25, ठीक है। लास्ट प्रोसेस पर है, ये 25 हो जाएगा बेटा 24r। और हम इसको लिखेंगे 25/24 गुना 913। और ये जो वैल्यू है बेटा, जो आंसर है हमारे पास में आ जाएगा 951। कितना आ जाएगा 951 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मैंने पहले से कर लिया था, आप प्रोसेस से कीजिएगा 1 बाई 1 और आपके चारों प्रश्नों के आंसर आपको यहां मिल जाएंगे। ओके, तो ये काम आपको करना है। और मैंने पहले बता दिया बेटा कि मैं सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, इसलिए चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। थैंक यू।